हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो एक एक करके इतिहास के सारे चैप्टर हम कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आप लोगों से एक ही उद्देश्य है कि अगर आप लोग इतिहास पढ़िएगा तो उसका नोट्स बनाने की बजाय चीज़ों को आप सीरियल से याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीरियल से चीज़ों को कवर करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, 100% श्योर हूँ कि पूरी पूरी हिस्ट्री आपकी पूरे जबान पे होगी। आप हिस्ट्री जो कभी भी नहीं पढ़े हैं, पूरी हिस्ट्री का निचोड़ मैं उनको प्रोवाइड करूंगी। एक एक टॉपिक बकायदे सिर्फ 10 से 15 मिनट की क्लासेस के थ्रू आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपकी जुबान पर हिस्ट्री पूरे एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगी। तो हिस्ट्री को सीक्वेंस से पढ़ने से पहले हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट हिस्ट्री के पूरे सिलेबस होने चाहिए कि एक्चुअल में हमें हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक याद करने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, या फिर अगर उसको स्किप करना है तो उस बात को भी तो जानेंगे कि कहाँ से हमको उसको स्किप करना है। ऐसे ही तो स्किप कर देंगे तो फिर वही हमारा सीक्वेंस टूट जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे डेट होते हैं, इतने ज़्यादा डेट होते हैं कि अगर आप उसको सीक्वेंस से नहीं याद करेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो मैं प्रयास करूँगी कि पहले आप लोगों को आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का पूरा सिलेबस बता दो। यहाँ से आप यूपी टेट, सी टेट या फिर रीट का या फिर कोई भी पुलिस का, रेलवे का कोई भी वन डे एग्ज़ाम दीजिए तो उसके लिए एसएससी वगैरह जो भी हुआ तो उसके लिए आप लोगों को पूरा सिलेबस आपका पता होना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं आपके एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कोई कोई कहता है कि मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो वो पर्टिकुलर हर एक एग्जाम में। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन के फील्ड में उतरे हुए हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपके सामने पूरा सिलेबस होना चाहिए कि पूरा एक्चुअल में सिलेबस है क्या। तो कोशिश करते हैं कि पूरे सिलेबस को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में पूरा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में हमें पढ़ना है। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा हमें पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा हमें पढ़ना है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो यहाँ से 3 हमें पढ़ने हैं। तो प्राक ऐतिहासिक काल में 3 भागों में इसको बांट के पढ़ना है। इसको मैं जब लेक्चर लूंगी तो अच्छे तरीके से बताऊंगी। फिलहाल इसको हम पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जिसमें हमने देखा था आग की उपयोग, आग का खोज, कब अंत्योष्टि हुआ, कब पहिए का आविष्कार हुआ, कब मन का बना, मन का किस कलर का बना, जौ की खेती कब हुई, गेहूं की खेती कब हुई, पहली खेती कब हुई, पहला जानवर कब पाला गया, पहला जो है आपको चित्रकारी कहाँ से मिली, वो सभी हमें यहाँ पर देखना है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये भी आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल सिर्फ आपका 10 मिनट की क्लास है, तो इसको हम कवर कर लेंगे। आद्य ऐतिहासिक में हमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। और सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 बीसी से 1500 बीसी है। और इस सिंधु सभ्यता में क्या क्या चीजें हैं, इसकी क्या विशेषता है, एक क्लास में इसको पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे और एक एक पॉइंट में बकायदे आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगी। फिर हमें आना है ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट के पढ़ना है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, एक तो है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा पॉइंट है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसी तरीके से सिलेबस आपको भी याद होना चाहिए। आधुनिक इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में कुछ पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, किनको किनको पढ़ना है। तो हम सिंधु सभ्यता 2500 से 1500 बीसी तक कंप्लीट किए। इसके बाद जब हम यहाँ जाएंगे तो 1500 बीसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से अज्ञात टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर अज्ञात टाइम से 8000 से 4000 से फिर 2500, फिर 2500 से 1500 सिंधु सभ्यता। उसके बाद हमें यहाँ पढ़ना है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी। इसी वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, मतलब 2 है। ऋग वैदिक 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक 1000 से 600 बीसी। उसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कौन कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे,
ऋषभदेव, जैन धर्म में ऋषभदेव का साइन क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था। उसके बाद पहली महिला जैन तीर्थंकर कौन थी, टोटल कितने जैन तीर्थंकर हुए, 24। फिर उसमें जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन संगतियाँ कहाँ पर हुई, किसके शासनकाल में हुई, किस जगह हुई। उसके बाद महावीर स्वामी की पूरी हिस्ट्री हमें यहाँ पर कवर करनी है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा हुआ है तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म चूंकि 600 BC के बाद ये जो है हमारा 6वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गया, वापस हम आ रहे हैं 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये भी उसी लगभग टाइम पीरियड में आएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ ही महाजनपदों के बारे में, महाजनपद के बारे में पढ़ना है। और इस महाजनपद में महत्वपूर्ण वंशों के बारे में पढ़ना है। जैसे उन वंशों में है हमारा हर्यक वंश, हसीन, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश के बीच में उसका सिकंदर महान की भी कहानी आएगी, मौर्य वंश। और इस मौर्य वंश के बाद कुषाण वंश, सातवाहन वंश। और यहीं पर हमें पढ़ना है इसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य वाले चंद्रगुप्त के बारे में। तो यहाँ तक हमें पूरा कवर करना है प्राचीन इतिहास में गुप्त वंश तक। जब हम प्राचीन इतिहास में गुप्त वंश तक जाएंगे तो हम यहाँ पर इनका टाइम पीरियड देखेंगे कि लगभग 320 से स्टार्ट होगा इनका टाइम पीरियड और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा तो वही 400 समथिंग जाएगा। तो यहाँ तक हम कवर करेंगे। अब ये एडी आपका आ गया, ये जो बीसी होते आएगा, फिर यहाँ पर एडी आ जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, पितृहंता वंश किसे कहते हैं, हर्यक वंश को अजातशत्रु के टाइम में क्या हुआ था, घनानंद कौन था, फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की वहीं सिकंदर महान ने भारत पर अटैक कब किया, पोरस के बीच में सिकंदर का युद्ध कब हुआ, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ, वेदस्ता का युद्ध कब हुआ। तो वो सभी हम इसी हर्यक वंश यानी कि महाजनपदों में जो ये वंश है इन्हीं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमें कवर करना है प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, 712 एडी यानी कि ईस्वी की हिस्ट्री। यहाँ से हमें मध्यकालीन इतिहास उठाना है मोहम्मद बिन कासिम से। इस मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 में अटैक किया था। ये ईरान का यानी कि अरब का रहने वाला था। भारत में पहला अरबी अटैक यही 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स लगाया था, भारत के सिंध प्रांत पर अटैक किया था, राजा दाहिर को मारा था और वहाँ पर जाकर ऐलान करता है कि हम यहाँ के राजा हो गए हैं, यहाँ पर मेरा राज्य है और इस तरीके से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, अगर आप इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका नाम है जजिया टैक्स। और इस मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे कुल जो है जजिया टैक्स स्टार्ट किया। तो पूछता है कि भारत में जजिया टैक्स किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। परंतु इस जजिया टैक्स सिर्फ जजिया जो टैक्स है उससे 5 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि जजिया टैक्स लगाया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर किसने लगाया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों और विधवाओं और विकलांगों पर जजिया टैक्स नहीं लगाया था। तो ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया टैक्स को समाप्त किसने किया, अकबर ने। दोबारा जजिया टैक्स को लगाया औरंगजेब ने। फिर पूर्ण रूप से जजिया को किसने समाप्त किया। तो इस प्रकार से जजिया से केवल 5 प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री में यही से शुरुआत हो जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हम पूरा पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम का 712 का अटैक भारत पर सिंध प्रांत में राजा ताहिर के ऊपर। उसके बाद हमें पढ़ना है मध्यकालीन में ही महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है। इसने भारत पर 1001 एडी में अटैक किया और सबसे पहले ये जो अटैक ये गजनी साम्राज्य का था। ये जो तुर्की था भारत पर, पहला तुर्की अटैक महमूद गजनवी ने ही किया था, ये गजनी साम्राज्य का था। इसने सबसे पहले भारत पर 1001 में अटैक किया जिसको हम जानते हैं वह हिंद का प्रथम युद्ध महमूद गजनवी तथा जयपाल के बीच में हुआ था। उसके बाद ये कसम खाता है कि मैं भारत पर हर साल अटैक करूंगा। तो टोटल इसने 17 बार भारत पर अटैक किया था। तो इसकी भी हिस्ट्री पूरी अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। तो कहाँ पहुंच गए हम, 1001 तक, महमूद गजनवी तक। उसके बाद इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था 1025 में, वो इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो गौरी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में। और यहाँ से हम तराइन का पहला युद्ध देखेंगे 1191, 1192 तथा 1194।
तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, तराइन उसके बाद चंदावर का युद्ध, यही गौरी लड़ता है जयचंद के साथ, चंदावर का युद्ध 1194 में। उसके बाद ये गौरी जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है भारत में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और इस दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिनका ट्रिक है जीके तो सरल लगती है, अर्थात गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड हमें पढ़ना है 1206 से 1290 गुलाम वंश का। उसके बाद तो खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक पढ़ना है। फिर तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक पढ़ना है। फिर उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक पढ़ना है। उसके बाद लोधी वंश को पढ़ना है 1451 से 1526 तक। तो इस प्रकार से हमें कुल दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों को पढ़ना है कि हमें जीके तो सरल लगती है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कौन सा, दिल्ली सल्तनत के बारे में। मध्यकालीन में ही हमारे सिलेबस से पूरा का पूरा मुगल वंश निकल चुका है, पूरा का पूरा मुगल वंश निकल चुका है, तो मुगल वंश को हम नहीं पढ़ेंगे। मुगल वंश चाहे कोई भी एग्जाम है, अभी इसका नोटिस ही है कि मुगल वंश को सिलेबस से निकाल दिया गया, तो मुगल वंश हम स्किप करेंगे। फिर हम चलेंगे आधुनिक, क्योंकि अगर मुगल वंश पढ़ना होता तो उसमें हम बाबर को पढ़ते, पानीपत का पहला युद्ध पढ़ते, खानवा का युद्ध पढ़ते, चंदेर का युद्ध पढ़ते, घाघरा का युद्ध पढ़ते, बाबर की मृत्यु होती 1530 में, हुमायूं गद्दी पर बैठता, फिर हुमायूं के बीच में होता बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध होता 1539 में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, हुमायूं भाग जाता है, फिर बीच में 10 साल 15 साल तक जो है शेरशाह सूरी शासन करता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अकबर आता है, अकबर का जन्म होता है 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। उसके बाद अकबर गद्दी पर बैठता है 1556 में। फिर वहाँ से हम देखेंगे महाराणा प्रताप के साथ अकबर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद इन्होंने जजिया को समाप्त किया और बहुत सारी चीज़ें किया, टैक्स वगैरह इन्होंने समाप्त किया। तो इस तरीके से अकबर के बारे में, तो फिलहाल हमें मुगल वंश पूरा स्किप करना है, औरंगजेब तक हमें स्किप कर देना है। फिर हम चलेंगे आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में यहाँ से हमें पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, यानी कि यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में किस प्रकार से हुआ। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे कि धार्मिक आंदोलन हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धार्मिक आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय, बंग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ढेर सारे आंदोलन है। तो वो सभी हम आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस। आपको पूरे इतिहास में इतने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी, दिल्ली सल्तनत, पूरा आपको पढ़ना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, एकता व्यवस्था की व्यवस्था किसने की, इल्तुतमिश ने किया, सुल्तानगढ़ का मकबरा किसने बनवाया, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, उसको किसने बनवाया। उसके बाद यहाँ से रजिया सुल्तान से प्रश्न पूछता है कि भारत की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी, ऐसी कौन सी महिला शासिका थी जो हाथी पर बैठकर दरबार में आती थी, कुल्हा वस्त्र यानी कि टोपी और कोट धारण करने वाली महिला सुल्तान कौन थी, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद लौह तथा रक्त की नीति किसने अपनाया, एकता व्यवस्था को किसने समाप्त किया, तथा वहाँ पे दल चालीसा को किसने प्रारंभ किया, दल चालीसा को किसने खत्म किया। तो यहाँ से यही सारे प्रश्न पूछते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ढेर सारा पढ़ना हुआ है, तो उसमें कौन सी युद्ध लड़ी थी, उसने क्या क्या किया था, तो वो सभी जो है इसी दिल्ली सल्तनत में ही पढ़ना है। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इस तरीके से आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगी कि पूरा मध्यकालीन भारत आपकी जुबान पे होगा। फिलहाल थोड़ा सा देखेंगे हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक सभ्यता से। फिर महाजनपद से कुछ पॉइंट है, जैसे कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने ही पिता की मृत्यु कर, यानी कि मार करके गद्दी पर बैठता है। इस वजह से कहते हैं कि हर्यक वंश पितृहंता वंश कहलाता है। और इसमें जितने भी राजा बनते हैं हर्यक वंश के, वो सभी अपने अपने ही पिता को जो है डेथ करके, मार करके गद्दी पर बैठे हुए होते हैं। इस वजह से कहते हैं कि ये हर्यक वंश जो है पितृहंता वंश कहलाता है। फिर शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग रहता है। नंद वंश का संस्थापक नंद रहता है। और इसके बाद महापद्म नंद रहता है। और नंद वंश का अंतिम संस्थापक घनानंद रहता है। घनानंद जो है चाणक्य, इसी के दरबार में घनानंद की ही रहता था। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, इन्हीं के दरबार में चाणक्य रहता था। तो
घनानंद ने चाणक्य की एक बार काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दिया था, क्योंकि सिकंदर महान उस समय भारत पर अटैक कर रहा था और वहीं पर घनानंद से ये चाणक्य कहने आए थे कि सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा है, आप जो है भोग विलासिता को त्यागिए और युद्ध के लिए सजग हो जाइए। तो घनानंद ने इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और इनको बाहर निकाल दिया। तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया था कि नंद वंश को समाप्त करेगा तथा भारत पे एक ऐसे राजा को बैठाएगा भारत की गद्दी पर जो कि पूरे भारत की बागडोर अपने हाथों में अच्छे तरीके से चला सके। इस वजह से जो चाणक्य रहता है वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करता है और मौर्य वंश की स्थापना करवाता है। तो मौर्य वंश में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो स्थापना होती है मौर्य वंश की, और चाणक्य जो है यहाँ पर मंत्री बनते हैं। चाणक्य के अन्य कुछ नाम है जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाए थे। गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पहला विदेशी विवाह भारत में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य था हेलेना के बीच में हुआ था, और यहाँ पर हेलेना के बारे में पढ़ेंगे, सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश यहाँ से समाप्त होगा। फिर मध्यकालीन में चलेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करेंगे, मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है गौरी के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। फिर आधुनिक इतिहास में चलेंगे तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ, वो सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको सारा सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप भी सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद एक एक टॉपिक करके आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रागैतिहासिक काल को। सिर्फ 10 मिनट का लेक्चर रहेगा, आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।